नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया फ्री लर्निंग मिशन। आज के टॉपिक में हम संविधान की सीरीज चल रही है, इसमें भाग 3 पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो बच्चा मौलिक अधिकार को या पूरे संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, वह आराम से वीडियो स्टेबल होकर देखे, दिमाग से देखे, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। तो इतना जब बनाने में समय लगा है तो उसे पढ़ने के लिए थोड़ा तो पेशेंस चाहिएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। एक एक शब्द से क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए ऊपर ऊपर से आता है। जो बच्चा बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत देखे, इतने में उसे समझ आ जाएगा। जो नहीं पढ़ना चाहता, मतलब जो इतना पेशेंस नहीं है, तो वो कृपया करके अन्य चैनल पे अपने संविधान की क्लास ले सकता है। तो मौलिक अधिकार हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए थोड़ा समय तो देना होगा बच्चों। थोड़ा समय आपको रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से बच्चों लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और इतनी बात और ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार है अमेरिका में, जैसे जीवन का अधिकार है और हमारे लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में है, ये सब आपको एक एक चीज़ें रट जाएंगी। बस अभी थोड़ी पृष्ठभूमि पढ़ते रहिए, लास्ट तक पढ़ते रहिए। मैं दोबारा भाषण नहीं दूंगा, लास्ट तक पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे जीवन का अधिकार है, यहाँ पे अमेरिका में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो असीमित हैं। असीमित कैसे हैं कि जीवन का अधिकार अमेरिका में है, जो उसमें अपने जीवन को बचाने के लिए वहाँ वेपन रख सकते हैं, मतलब बंदूकें रख सकते हैं, वेपन। और आर्टिकल 21 के तहत हमें भी जीवन का अधिकार है, लेकिन हम यहाँ बिना लाइसेंस के कोई भी वेपन नहीं खरीद सकते। लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है। तो हमारे भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं, सरकार की दया पे हैं, संसद की दया पे हैं। और खाली हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे अपने देश की स्थिति देखते आए हो, जनता अभी भी भुखमरी में है। तो मौलिक अधिकार खाली लिखावट के बचे हैं, संविधान में दिए कुछ नहीं गए, लेकिन हम चल रहे हैं संविधान के हिसाब से। तो हमारे भारत में सीमित मौलिक अधिकार है और अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार असीमित है। अगर मौलिक अधिकार कोई दिया है तो उसकी कोई सीमा नहीं है तो है। अब बच्चों, कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि समानता का, अच्छा एक चीज और पढ़ लो इससे पहले। मौलिक अधिकार 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार के प्रारूप पेश किया था कि हमारे मौलिक अधिकार कैसे रहेंगे। तो जो प्रारूप है, कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, इतनी सी बात और याद करनी है। क्या क्या बात याद करनी है इस समय? नंबर 1, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और हमारे मौलिक अधिकार सीमित है, अमेरिका में असीमित है। और इनका प्रारूप जो तैयार किया गया है कराची अधिवेशन से 1931 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया है। इतना बच्चों आपने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मौलिक अधिकार को 6 प्रकार से बांटा गया बच्चों। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार। ये 6 प्रकार से बांटा गया है। और 6 प्रकार में आर्टिकल हैं बच्चों, ये 14 से लेके 1 सेकेंड, ये 14 से लेके 18 है। और स्वतंत्रता है हमारी 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा 23 और 24 में। इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे।
मेरा बताने का जो चीज बता रहा हूँ टेक्निकली बता रहा हूँ, एक जिससे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों 25 से 28 तक। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों 29-30 में। और 31 हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। इस पे हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। और संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32 में। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 15, 21, 23 और डी ऑप्शन दे रहा हूं 32। समानता का अधिकार बताइए कौन से आर्टिकल में है। तो इतना आप समझ गए, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम में, इसकी भी तैयारी कर लेना। इसे याद करने की एक किताबों में ट्रिक दी गई है, आप वो ट्रिक याद कर सकते हैं जो करना चाहता है। ट्रिक है बच्चों, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। के उपचार, ये ट्रिक है। यहाँ से सम फॉर समानता, इस फॉर स्वतंत्रता, शोध में शोषण और धा फॉर धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति पूरी है और के उपचार, उपचार ये है। ऐसे करके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ गया। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 तक है। ये ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैं ऐसे आर्टिकल बताऊंगा कि आपको रट जाएगा एक एक आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे मूल संविधान में बच्चों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 बच्चे हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार, इसको बच्चों मोरारजी देसाई, एक हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने रॉ की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को दे दी थी। ये जनता दल के थे। इनके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया कि हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। और इसके लिए एक आर्टिकल बना दिया 301, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब कानूनी अधिकार से संपत्ति का अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा कि बच्चों पहले अगर हमारी संपत्ति कोई कब्जा लेता था या सरकार ही कब्जा लेती थी तो हम मौलिक अधिकार था तब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के जरिए। आर्टिकल 32 विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब कानूनी अधिकार हो गया तो पहले हम बच्चों इसके लिए कानूनी दंड होगा, पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी तो हमारे भारत में भूमि पे कब्जा भूमाफिया बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि कानूनी अधिकार है ये। और कानून का तो पता है भारत में क्या है, एक सच्चा मुकदमा लड़ने के लिए भी सालों बीत जाती है, तब जाके सिद्ध होता है। एक एक पीढ़ी खत्म हो जाती है तब जाके सिद्ध हो पाता है कि यह भूमि हमारी है। तो कानूनी अधिकार का इतना दुष्प्रभाव है क्योंकि भारत में कानून एक नाम मात्र की व्यवस्था है। इससे जनता को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन कानून से फायदा होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया कि कानूनी अधिकार बना दिया 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के मौलिक अधिकार को।
इसके बाद बच्चों एक चीज और पढ़ेंगे, बाकी की सारी चीज समझ में आएगी, बस रुके रहना। एक चीज और देखेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या इनमें संशोधन हो सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? मौलिक अधिकार में मतलब कोई संशोधन हो सकता है? तो हमारा आंसर है हाँ, हो सकता है। इनमें परिवर्तन हो सकता है, तो ये परिवर्तनीय है, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार तो खत्म ही कर दिया 1978 में। 1978 में ही संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म किया था। तो इससे क्या हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन पूछ लेगा कब से परिवर्तनीय है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन 24 अप्रैल 1963 से, मतलब इससे 5 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर हुआ था केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, मतलब पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है, बस संविधान की मूल संरचना को समाप्त नहीं कर सकती। संविधान की मूल संरचना को बच्चों ये समाप्त नहीं कर सकती संसद। मूल संरचना क्या है, ये पूरा सिद्धांत विस्तार से आपको इसी वीडियो में मिलेगा। एक 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 वर्ड है ना, उसकी सारी कंफ्यूजन आपको परत दर परत सारी समाप्त हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है, बस आप जुड़े रहना। संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो मौलिक अधिकार भी परिवर्तनीय है। कब से बच्चों? 24 अप्रैल 1973 से, केशवानंद भारती मामले से। तो इतना समझ में आ गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, हाँ हो सकता है, हुआ है। संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और संशोधन 24 अप्रैल 1973 के बाद हो सकता है केशवानंद भारती मामले से। जितने भी वाद हैं, जितने भी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर, हम उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक शब्द आपको, एक एक शब्द समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। अब बच्चों इतना समझ में आ गया। अब हम अपने आर्टिकल पे बढ़ते हैं। ये तो मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि थी। कहाँ से लिए, प्रारूप किसने तैयार किया, कहाँ से लिए, जल्दी से बताओ, बोलो। अमेरिका से। प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब तैयार किया था बच्चों? कराची अधिवेशन में 1931 में। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 6। 6 थे? गलत। पहले मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया, अब 6 बचे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, हाँ हो सकता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता था, नहीं हो सकता था। 24 अप्रैल 1973 के बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन होता है। मौलिक अधिकार में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से अनुच्छेद में डाला गया है इसे? आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, मौलिक अधिकार को जनता का अधिकार पत्र बोला जाता है। जनता का अधिकार पत्र। क्वेश्चन आ जाएगा, जनता का अधिकार पत्र किसे बोला जाता है? तो आंसर है मौलिक अधिकार को। तो अधिकार पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये अंग्रेजी शब्द है मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे अधिकार पत्र बोलते हैं। तो किसे बोला जाता है? आंसर है, जल्दी से बताओ, मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट।
अब यहाँ तक हमने मौलिक अधिकार का बेसिक पढ़ लिया बच्चों। अब हम अपने आर्टिकल्स पे चलते हैं। आर्टिकल्स पे इतना याद रखना बच्चों, आर्टिकल 12 और 13 पहुंचने में ही, इन्हें समझने में ही हमें बहुत समय देना होगा, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि तय करते हैं और इन्हीं में समय देना होता है। बाकी के मौलिक अधिकार बहुत आसानी से सिंपल हैं, समझ आ जाएंगे, लेकिन 12-13 समझने के लिए ही आपको जान लगानी होगी, क्योंकि 13 तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा, और 13 से ही आपके यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन आया था, और वो क्या क्वेश्चन आया था मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 में बोला है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार में दिया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार में हर आर्टिकल में ये लिखा है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य जनता के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा, राज्य उचित उपबंध बनाएगा आरक्षण के लिए। मतलब राज्य का बहुत हर एक आर्टिकल में प्रयोग किया गया है। तो ये राज्य क्या है, राज्य क्या है ये परिभाषित किया है आर्टिकल 12 में। तो बच्चों राज्य क्या है? राज्य है बच्चों हमारी सरकार है, कोई भी केंद्र सरकार है या राज्य की सरकार है, ये राज्य में आएंगे। अब देखना राज्य में क्या क्या आएगा। बी, जो हमारी संसद है, संसद कोई ऐसा कानून बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये पूरी चीजें मैं विस्तार से बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो आप। तो पहले राज्य की परिभाषा है संसद और विधानमंडल। केंद्र के लिए संसद होती है और राज्य के लिए विधानमंडल होता है बच्चों। और जो सरकारी प्राधिकरण है, जैसे बच्चों पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, बंदरगाह, सरकारी बंदरगाह, और बच्चों जो ट्रस्ट होता है ना, सुधार ट्रस्ट, जैसे नशा मुक्ति केंद्र सरकारी, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है। अच्छा, और भी हैं राज्य की परिभाषा में, जैसे हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, ओएनजीसी, वेल, सेल, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं। ये महारत्न और नवरत्न कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। कोई गैस से रिलेटेड है, कोई स्टील प्लांट से रिलेटेड है, जो भी सरकारी प्राधिकरण है वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ बच्चों, न्यायालय राज्य की परिभाषा में आएगा कि नहीं? न्यायालय, तो न्यायालय के बच्चों दो चीज हैं। अगर न्यायालय जजमेंट करेगा, न्याय संबंधित कार्य करेगा, न्याय से संबंधित कार्य करेगा, तो न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा, राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। अगर न्यायालय न्याय से संबंधित कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, तो ये राज्य की परिभाषा में आएगा, तब इसे राज्य बोला जाएगा। कैसे न्याय से संबंधित? मतलब कोई मुकदमा है, उसमें उससे संबंधित मामला चल रहा है, उसमें न्यायालय राज्य नहीं है, उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जब न्यायालय न्याय से संबंधित कार्य नहीं करता, जैसे न्यायालय में एक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक बिल्डिंग पास की अपने न्यायालय के लिए, उसमें कुछ किसी मजदूर का कुछ हनन हो गया, मतलब कोई मजदूर के टांग टूट गई, पैर टूट गया, तो वो सीधे न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि न्यायालय न्याय संबंधी कार्य थोड़ी कर रहा है, वो तो बिल्डिंग बनवाने का कार्य कर रहा है। तो कुछ भी न्याय से संबंधित कोई भी XYZ कोई भी कार्य नहीं कर रहा है न्याय मुकदमे से संबंधित, तो आप न्यायालय के विरुद्ध भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट।
अब राज्य, मैं बार-बार राज्य की परिभाषा बता रहा हूँ, क्या है राज्य की परिभाषा का यूज़ क्या है? राज्य की परिभाषा का यूज़ है बच्चों कि अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मतलब आपको बोलने की अनुमति, स्वतंत्रता नहीं है ना? आपको नौकरी में समानता नहीं मिल रही है, तो आप राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई राज्य हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध तो बच्चों आप मुकदमा लिखवा सकते हैं सीधे, अगर आपके वो बोलने नहीं देगा, आपसे कुछ कहेगा, तो उसके खिलाफ तो मुकदमा लिखवा सकते हैं। लेकिन राज्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाने से पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। मौलिक अधिकार कुछ व्यक्तियों के नहीं होते हैं, हम आर्टिकल 33 पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना पढ़ना आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 आपने पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, इसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, संसद है, विधानमंडल है, प्राधिकरण है, ओएनजीसी, वेलसेल, महारत्न कंपनियां हैं, न्यायालय भी बच्चों यहाँ, न्यायालय भी न्याय से संबंधित अगर कार्य कर रहा है तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। अगर न्याय से संबंधित कार्य नहीं कर रहा है तो राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया आर्टिकल 12। मैं अब थोड़ा आगे चलता हूँ आर्टिकल 13 पे। बच्चों आर्टिकल 13, ये आर्टिकल सबसे बड़ा, इसी से क्वेश्चन आता है हर बार, ये ध्यान रखना। इससे इतनी बार क्वेश्चन आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता यूपीएससी में, और कोई भी भाषा चेंज कर करके आ जाता है। इसकी भाषा क्या दी गई है? इसकी भाषा दी गई है बच्चों, कोई भी कानून, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है या खत्म करता है, तो वह कानून रद्द कर दिया जाएगा या शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? इसका तात्पर्य मैं बताता हूँ। जैसे राज्य का मतलब वो सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई हैं। कोई भी ऐसा राज्य नियम बनाता है, कोई भी ऐसा उपनियम बनाता है, एक नियम के अंदर उपनियम बनाता है, कोई ऐसा अध्यादेश जारी करता है, कोई ऐसा लॉ बनाता है, अगर वह आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है कानून, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। ये आर्टिकल 13 में है बच्चों। अब इस चीज से हमें हमारी समझ में आ गई एक चीज बहुत अच्छी है कि आर्टिकल 13 कानून को रद्द कर रहा है, तो आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा है। कानून की परिभाषा, कानून क्या है, क्या है कानून में, क्या क्या आ सकता है, कानून की परिभाषा है आर्टिकल 13 में। अच्छा बताओ कानून बच्चों क्या क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचो कानून क्या होगा, जल्दी से सोचो कानून क्या क्या हो सकता है। बच्चों कानून एक सरकार के द्वारा, पहले मैं विस्तार से बताऊंगा, अभी वर्तमान स्थिति नहीं बता रहा, पहले पहले की स्थिति बताता हूँ, जब मूल संविधान था। मूल संविधान में बच्चों क्या था? कानून थे, जैसे सरकार ने कोई नियम बनाया, कोई उपनियम बनाया,
बच्चों, राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, कोई भी XYZ नियम बनाया, वो सब कानून के दायरे में है, वो सब कानून होंगे। ये कानून की परिभाषा है, ये है कानून। जैसे IPC पहले थे, CRPC, ये सब कानून थे, लॉ थे। ये BNSS जो अभी वर्तमान में कानून, ये सब कानून है। जो भी जैसे सिविल कानून है, भूमि से संबंधित कानून है, ये सब कानून की परिभाषा में आते हैं। कोई भी ऐसा नियम जो सरकार के द्वारा बना गया है, वो सब कानून है। लेकिन झगड़ा कहाँ पे हुआ था? संविधान संशोधन पे। बच्चों, संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन जागा कि जब संसद संविधान संशोधन करती है, संसद संविधान संशोधन करती है, क्या संविधान संशोधन वह भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वह भी कानून होगा? झगड़ा इस पे हुआ, झगड़ा इस पर इतना विस्तार से हुआ और इस पे लगातार 8-9 वाद दायर हुए सुप्रीम कोर्ट में। 8-9 वाद दायर कैसे हुए बच्चों? वो मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ विस्तार से, फिर आगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा कैसे 8-9 झगड़े हुए बच्चों। जैसे आप समझिए, हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, ध्यान से समझना, 8 अनुसूची थी। संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इतना मैं आपको बता चुका हूँ, 1951 में। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची बच्चों संविधान में जोड़ दी। 9वीं अनुसूची जोड़ दी जब, और 9वीं अनुसूची में एक चीज जोड़ी बच्चों कि 9वीं अनुसूची में विषय क्या था? भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून, ये 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। लेकिन 9वीं अनुसूची में एक चीज और जोड़ी थी कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, उस कानून के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ आप मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, और ना सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब बच्चों, ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी आर्टिकल 13 के में ही परिभाषित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा करता है कि वह कानून मौलिक अधिकारों के अनुसार सही है या गलत है, तो गलत है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा का एक सिद्धांत और प्रतिपादित हो गया, कानून का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, कानून की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13 के द्वारा ये दो चीज निकल के हैं। 9वीं अनुसूची में बच्चों क्या जोड़ा कि भूमि सुधार जोड़ा, और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान किए कि कोई भी ऐसा कानून जो 9वीं अनुसूची में अंकित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पे एक चीज और अटकी हुई थी संविधान में, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बच्चों बोलता था कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार में बच्चों भूमि भी आती है, जो 9वीं अनुसूची में विषय डाला था भूमि सुधार। तो 1951 में शंकरी प्रसाद मामला आया, समझना थोड़ा सा, शंकरी प्रसाद मामला आया 1951 में, और 1951 में भूमि को लेकर ही ये
शंकरी प्रसाद का मामला आया 1951 में, और भूमि को लेकर ही ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि सरकार ने इनकी भूमि कब्जा ली थी किसी उद्देश्य के लिए। तो ये संपत्ति के अधिकार को लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर सीधे वहां चले गए। लेकिन भूमि सुधार से संबंधित कानून तो 9वीं अनुसूची में डाल दिए थे, और 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया था कि इसे इसे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा इसकी करेगा ही नहीं, इस पर तो सुनवाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा हुए। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो सुप्रीम कोर्ट, एक चीज होती है, यदि सरकार पूर्ण बहुमत से हो, पावरफुल हो, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कमजोर होता है, दबा रहता है सरकार के नीचे। अगर सरकार थोड़ी कमजोर हो, गठबंधन से बनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट हावी रहता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़े कमजोर हुए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण सरकार थी। तो शंकरी प्रसाद मामले में शंकरी प्रसाद अपना मुकदमा हार गए। मुकदमा हार गए क्योंकि मुकदमे में ये कहा कि भाई कोई भी कानून अगर संसद संशोधन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता कि वह संशोधन सही है या गलत है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? क्योंकि संविधान संशोधन कानून की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, कानून की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं आता है, अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो गया, और शंकरी प्रसाद मामला हार गए, अपना मुकदमा हार गए, और आगे ये घटनाएं चलती रही। तो ये थोड़ा सा मेरा समझाने का उद्देश्य था। अब हम आर्टिकल 13 के बारे में विस्तार से बच्चों पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। बस आपको मुझे थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि को तैयार करना था आर्टिकल 13 के बारे में। एक चीज और बता दूं मैं, 2026 वाला क्वेश्चन, कि कानून की परिभाषा में 2026 में क्या आया था बच्चों। 2026 अभी चल रही है, इसमें क्वेश्चन आया था कि कोई रूढ़ी प्रथा 1 सेकेंड, कोई रूढ़ी प्रथा जो कानून की तरह फॉलो हो रही है बच्चों, कानून की तरह फॉलो हो रही है, कानून की तरह कार्य कर रही है। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन आया था। कोई रूढ़ी प्रथा कानून की तरह कार्य कर रही है, तो क्या वह रूढ़ी प्रथा कानून के दायरे में आएगी? कानून के दायरे में आएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि पहले महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। महिला अभी भी कुछ मंदिरों में महिला प्रवेश नहीं कर सकती। तो यहाँ पे महिलाओं की स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा था, क्योंकि सब बराबर है कानून के उसमें। तो ऐसी कोई रूढ़ी प्रथा जो पूर्व से चली आ रही है और एक कानून की तरह कार्य कर रही है कि महिला जा ही नहीं सकती, तो ऐसी रूढ़ी प्रथा को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर महिलाएं जा सकती हैं। तो ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक ऐसी कोई भी प्रथा जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसे लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस पर न्याय ले सकते हैं। यही 2026 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 13 को विस्तार से पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कानून की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा का कंसेप्ट आर्टिकल 13 से ही निकला है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
एक बात याद रखना, आर्टिकल 13(1) ये बताता है कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा बताता है कि कानून क्या क्या होगा। कानून की परिभाषा में कानून क्या क्या होगा ये मैं बताता हूं। कानून में आएंगे, कोई भी सरकार नियम बनाती है, कुछ उपनियम बनाती है, कोई अध्यादेश जारी होता है, और कोई भी संबंधित कानून बनाती है, विधि बनाती है। ये सब कानून के दायरे में आएंगे, ये सब कानून है। झगड़ा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में संविधान संशोधन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में और सरकार में किस बात पे झगड़ा हो रहा था? संविधान संशोधन को लेकर। सरकार चाहती थी, गवर्नमेंट यह चाहती थी कि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि संविधान संशोधन कानून के ही दायरे में है। क्यों कह रहा था ये? क्योंकि आर्टिकल 13(2) में है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर एक भी शब्द आपने नहीं सुना तो यूं समझ लो ये आर्टिकल समझ में आएगा ही नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसी पे पूरे मौलिक अधिकार टिके हुए हैं, और इसी में सबसे ज्यादा, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी हुई है। आर्टिकल 13(2) कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। कोई सा भी कानून हो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अगर उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। शून्य घोषित सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13(2) में है। नियम को शून्य घोषित कर देती थी सुप्रीम कोर्ट, उपनियम बनाते थे, कोई अध्यादेश, कोई लॉ बनाती थी गवर्नमेंट, और जो ऐसे लॉ बनाती थी जो जनता के हित में नहीं थे, इनको न्यायालय शून्य घोषित कर देता था। लेकिन जब गवर्नमेंट संसद में जब बहुमत होता था, तो संसद संविधान संशोधन से जो लॉ बनाती थी, जो संविधान संशोधन करती थी, वह पहले कानून के दायरे में नहीं आता था, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता था, और इसी को लेकर वाद विवाद हुए। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया, तभी से ये झगड़े शुरू हो गए। संविधान संशोधन को ही सिद्ध करने के लिए वर्तमान में संविधान संशोधन, अच्छा वर्तमान की स्थिति देख लो। वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान संशोधन भी कानून के दायरे में आता है, कि ऐसा कोई भी संशोधन जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह शून्य होगा। संविधान संशोधन भी कानून के दायरे में आता है, और इस तक पहुंचने में 1973, 24 अप्रैल 1973 तक का समय लग गया, केशवानंद भारती मामले तक। कब से आता है? 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती मामले से। ये डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था, इसी तारीख को ही।
24 अप्रैल 1973 को। जो वनडे एग्जाम है उनकी स्थिति ये, यहां तक आप पढ़ लोगे, इसी में से समझ जाओगे। लेकिन आप पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम है, मेंस लिखोगे, तो उसमें पूरे संशोधन बाकायदा लिखने पड़ेंगे, कब कब क्या क्या हुआ। तो शुरुआत में स्थिति ये थी कि संविधान संशोधन जब 26 अप्रैल 1900 सॉरी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब स्थिति ये थी कि कोई भी संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आएगा। कानून के दायरे में कोई भी संविधान संशोधन नहीं आएगा। लेकिन जब पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये मैंने आपको बता दिया है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि इस अनुसूची में जो भी कानून सरकार डालेगी, सरकार जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डालेगी, वह कानून न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये पहले संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून सरकार डालेगी वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब मौलिक अधिकारों को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। इसी को लेकर पहला वाद हुआ शंकरी प्रसाद वाद। यहां से शुरुआत होती है वाद विवादों की। ये बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। यहां से वाद विवादों की स्थिति शुरुआत होती है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूं पेन को। पहला मुकदमा होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। अब ध्यान से समझना है। इसमें विवाद था कि भूमि सुधार को लेकर शंकरी प्रसाद की भूमि होगी, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सरकार ने उनकी भूमि को कब्जा लिया था किसी उद्देश्य के लिए। तो पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद ने चुनौती दी कि यह मेरी संपत्ति के अधिकार का हनन है, संपत्ति के अधिकार का हनन है। कि मेरी भूमि सरकार कैसे कब्जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति थी? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड कानून बना दिए गए थे पहले संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान देना बच्चों, शंकरी प्रसाद की भूमि सरकार ने कब्जा ली थी। और 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा, यहां पे ध्यान देना, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी और उस अनुसूची में भूमि सुधार कानून डाल दिया। और भूमि सुधार कानून डाल दिया तो और 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया कि इसमें जो भी कानून है 9वीं अनुसूची में,
उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। संविधान संशोधन करके ये किया। तो शंकर प्रसाद जब पहुंचे कि ये मेरे आर्टिकल 31 का हनन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता है, कानून के दायरे में नहीं आता है। यह विधायिका का, संसद की विधायिका का एक प्रोसीजर है, कानून के दायरे में संविधान संशोधन नहीं आता है। और इस प्रकार शंकर प्रसाद अपना मुकदमा हार गए। अब यह घटना हुई तो इससे यह आधार लगा कि भाई जब संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है तब भी शंकर प्रसाद मुकदमा हार गए, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया हम संविधान संशोधन को कानून के दायरे में नहीं मानते, और कानून के दायरे में नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा उसकी कर ही नहीं सकता, न्यायिक समीक्षा करेगा ही नहीं। फिर इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा सुन लो, दोबारा एक बार और सुन लो। सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया, और पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून डाल दिया, और 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लॉ अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, न्यायालय में उसके लिए जा ही नहीं सकते आप। अब शंकरी प्रसाद की भूमि को जब सरकार ने कब्जाया तो शंकरी प्रसाद आर्टिकल 31 को लेकर न्यायालय में पहुंच गए कि ये मेरी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि संविधान संशोधन भैया कानून के दायरे में नहीं आता है, इसलिए हम सिर्फ कानून की न्यायिक समीक्षा करते हैं और उसके आधार पर कानून को हम शून्य घोषित करते हैं, लेकिन संविधान संशोधन जब किया है संसद ने, वो कानून के दायरे में नहीं आता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और शंकर प्रसाद अपना मुकदमा हार गए, मुकदमा हार गए। यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए 5 से 6 10 घंटे की क्लास लेते हैं टीचर, लेकिन आप मेरे साथ बने रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक ऐसा कंप्लीट होगा कि जीवन में आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। 10 घंटे पढ़ाने के बाद भी फिर भी टीचर आपको कंफ्यूजन में छोड़ता है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे एक बार तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। शंकर प्रसाद अपना मुकदमा हार गए। अब बच्चों समय बीता, और समय बीता तो फिर इसी को लेकर एक विवाद आया दोबारा से निकलकर कोर्ट के लिए। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, उन्नीस सौ 65 में। इससे पहले एक चीज और देखनी होगी आपको, इससे पहले एक बैक डेट में जाते हैं वर्ष 1964 में। वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में 17वां संविधान संशोधन सरकार ने किया, 17वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1964 में। इसमें संशोधन यह किया कि भूमि सुधार से संबंधित कुछ और कानून बनाए, और उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया, क्योंकि भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाती थी सरकार, उन्हें 9वीं अनुसूची में डालती थी, ताकि 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो भी रिफॉर्म डाल दिए गए, जो भी कानून डाल दिए गए, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता उसे लेके। इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, अगर कंफ्यूजन हुई
तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन अभी धीरे धीरे समझते रहो। तो कुछ 17वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ और भूमि सुधार हुए और उन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो सज्जन सिंह ये राजस्थान के ये जमींदार थे सज्जन सिंह, और सरकार ने 17वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भूमि सुधार किए उसके तहत ये जो जमींदार थे इनकी संपत्ति नहीं, इनकी भूमि को किसानों को दे दिया गया। जब किसानों को दे दिया गया तो सज्जन सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए संपत्ति के अधिकार को लेकर। संपत्ति के अधिकार को लेकर आर्टिकल 31 को लेकर सज्जन सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी। अच्छा, एक बात याद रखना, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, कभी भी कोई ऐतिहासिक फैसला करता है तो उसमें एक नहीं मल्टीपल जज बैठते हैं। ठीक है, जैसे गोलकनाथ मामले में 11 बैठे थे, सज्जन सिंह के में 5 बैठे थे। तो 4 जजों ने और 1 जजों ने सरकार के पक्ष में, ये ध्यान रखना, यहां सज्जन सिंह अपना मुकदमा ये भी हार गए, शंकरी प्रसाद अपना मुकदमा हार गए, सज्जन सिंह भी अपना मुकदमा हार गए। जीता कौन? सरकार। 4-1 से सरकार जीत गई है। सरकार जीत गई जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान संशोधन जो फैसला उन्होंने शंकरी प्रसाद के मामले में सुनाया था वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सुना दिया कि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आ सकता, नहीं आता है। संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता है। सरकार संविधान संशोधन से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में कर सकती है, मतलब मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, लेकिन पूर्व से तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हुआ था 1951 से। लेकिन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन तो नहीं होता था, लेकिन मौलिक अधिकारों में कुछ उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए संविधान संशोधन हो सकता है। वो कानून के दायरे में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया। और इन्होंने यहां नई टिप्पणी दी कि सरकार किसी भी भाग में सरकार कह रहा हूं मैं, संसद है, पूरी संसद ही संविधान संशोधन में भाग लेती है। संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहां से एक मामला जरूर उठा, आपकी समझ में भी आ गया होगा वो मामला क्या था, कि जब 4-1 से निर्णय सुनाया तो 4 जज थे सरकार के पक्ष में, लेकिन जो 1 जज थे, ध्यान देना, जो 1 जज थे वो सरकार के विपक्ष में उन्होंने वोट डाला। मतलब अपनी कंसेंट वोट नहीं होती, सरकार के विपक्ष में कंसेंट डाला 1 जज ने। अब ये बड़ी सोचने वाली बात हुई। वो जज थे आर मुधोलकर। आर मुधोलकर तो इन्होंने वॉकआउट कर लिया था, इनकी जगह हिदायतुल्लाह आए, हिदायतुल्लाह ने भी सहमति नहीं दी। तो जब एक जज सहमति नहीं दे रहा है तो कोई कारण होगा,
कारण ये था कि ऐसे तो संविधान संशोधन अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर है संविधान संशोधन। इससे तो संसद पूरे संविधान की रूपरेखा ही बदल सकती है, पूरी मूल संरचना ही बदल सकती है। संसद मूल संरचना को ही बदल सकती है संविधान की को। कुछ अपना और डॉक्यूमेंट ले आए संविधान संशोधन हटा के, तो आगे चलकर यही मूल संरचना का सिद्धांत, इसी के आधार पर, सज्जन सिंह के आधार पर ही मूल संरचना का सिद्धांत आया था बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों मुकदमे समझ में आ गए, सज्जन सिंह और संगरी प्रसाद। संगरी प्रसाद भी भूमि सुधार से संबंधित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले में यह कहा कि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता है। सज्जन सिंह के मामले में सेम यही कंडीशन दोहराई कि संविधान संशोधन दूसरे मुकदमे में भी नहीं आता है कानून के दायरे में। इतनी समझ में आ गई आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार सुनो, दोबारा से सुनो। संगरी प्रसाद मामले में सरकार ने कहा कि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आ सकता और सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरे मामले में, सज्जन सिंह के मामले में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार संविधान संशोधन संविधान के किसी भाग में कर सकती है और संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता है। यदि कोई संविधान संशोधन मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी कर रहा है तब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो यहां संसद की पावर बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक जस्टिस ने, आर मधोलकर ने, इसका थोड़ा विरोध किया। उन्होंने समझा कि ऐसे तो संसद मूल संरचना को ही खत्म कर देगी। तो कुछ समय बाद एक ऐतिहासिक मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आया, गोलकनाथ मामला, जो मैंने आपको बताया। गोलकनाथ मामला, ये एक संत थे और इनकी भूमि थी और ज्यादातर विवाद भूमि को लेकर ही हुए हैं, क्योंकि सरकार संपत्ति पे बड़ी नजर रखती थी। इसलिए नजर रखती थी कि वो भारत का बढ़ाना चाहती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहती थी, ताकि देश तरक्की करे। और जो किसान थे, जमींदारों के नीचे दबे हुए थे, वो उनको कुछ भूमि मिले जिससे वो अपनी खेती करके जीवन यापन करें। क्योंकि अंग्रेज सारी भूमि जमींदारों को दे गए थे, जमींदारों के नाम कर गए थे, जमींदार ही उन पर मालिकाना हक रखते थे और जमींदार किसानों से वसूल के अंग्रेजों को देते थे। जहां बिहार में भूमियार बोलते हैं उन्हें, जैसे जमींदार बोलते हैं सभी जगह, कहीं कहीं मुखिया भी होता है। तो गोलकनाथ मामला 1967 में आया, बनाम पंजाब राज्य। 1967 में बच्चों क्या हुआ, उसमें जो सज्जन सिंह में 5 जजों की बेंच बैठी थी, इसमें बेंच बैठी थी 11 जजों की। 11 जज थे, 11 जज थे और फैसला 6-5 से गोलकनाथ के पक्ष में आ गया। गोलकनाथ मुकदमा जीत गए, सरकार के पक्ष में नहीं, गोलकनाथ के पक्ष में आ गया। जैसे ही गोलकनाथ के पक्ष में आ गया, सरकार के कान खड़े हो गए और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून ही है, कानून ही है। अगर संविधान संशोधन भी
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था उस समय, किसी अन्य मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो संविधान संशोधन भी शून्य होगा। गोलकनाथ मामला एक ऐतिहासिक मामला था जिससे सरकार के कान खड़े हो गए। जो सरकार कहीं भी संविधान संशोधन कर सकती थी, अब सरकार भी तिलमिला उठी कि ये क्या हुआ, ये तो संसद की पूरी शक्ति छीन ली। मतलब संसद की शक्ति सीमित कर दी, जो असीमित थी, जो कहीं भी संविधान संशोधन कर सकती थी, उस असीमित शक्ति को एक फैसले ने ही सीमित कर दिया। अच्छा बच्चों, शुरुआत से ये घटनाएं होती रही हैं, शुरुआत से ये घटनाएं होती रही हैं। जब सरकार पावरफुल होती है, सरकार पावरफुल का मतलब होता है कि संसद में जो बहुमत की सरकार होती है, तब सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है, क्योंकि बहुमत से वो कोई भी कानून बना देती है। जब सरकार थोड़ी कमजोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होता है, क्योंकि बार बार कमजोर सरकार कोई भी संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकती, कमजोर सरकार होगी, क्योंकि वह बहुत सारे गठबंधनों से बनती है, और गठबंधनों में आप जानते हैं नेता हैं कैसे हैं, अनपढ़, जाहिल हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे देश का भला होगा या बुरा होगा, वो ये देखते हैं कि इससे जो विवाद करने में, हु करने में कितने आनंद आएंगे। वो कभी संसद में 90% ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि ये कानून जो बन रहा है देश हित में कितना है। नेता की, मेरे हिसाब से जो जितना मैंने देखा है, नेता की सिर्फ एक ही नियत होती है कि कोई भी प्रावधान हो रहा है, कोई भी योजना आ रही है, उससे मैं कैसे करप्शन करूंगा, कैसे इस योजना से पैसे कमाऊंगा करोड़ों में। आजकल के नेताओं की बस यही स्थिति है, जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। जब गोलकनाथ मामले में, आगे बढ़ते हैं, गोलकनाथ मामले में यह फैसला सुनाया कि संविधान संशोधन भी कानून के दायरे में आता है, कानून के दायरे में आता है संविधान संशोधन भी। तो सरकार कान खड़े हो गए, और सरकार थी उस समय बहुत पावरफुल व्यक्ति की। उस पावरफुल व्यक्ति को आप जानते हो जिसने इमरजेंसी तक लगा दी थी। 24वें संविधान संशोधन 1971 किया उस इंदिरा गांधी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जैसे ही प्रतिक्रिया आई, इंदिरा गांधी ने तुरंत 24वां संविधान संशोधन किया। और 24वें संविधान संशोधन में दोस्तों एक चीज और जोड़ दी, आर्टिकल 13 का 4। आर्टिकल 13 का 4 जोड़ दिया। देखना चालाकी इनकी। और इसमें क्या लिखा कि अनुच्छेद 368 की कोई भी बात, सॉरी, आर्टिकल 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13 की कोई भी बात, अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब मैं इसे समझाता हूं। ये लाइन है, इसमें क्या है कि आप ये बताइए, जो मैंने शंकरी प्रसाद पढ़ाया था अभी, शंकरी प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में क्या कहा था कि संविधान संशोधन कानून नहीं है, कानून नहीं है। और गोलकनाथ मामले में सरकार ने कहा कि संविधान संशोधन कानून ही है। गोलकनाथ में क्या कहा कि कानून ही है संविधान संशोधन। अब जब सरकार ने इसे कानून घोषित कर दिया तो इसके लिए 24वां संविधान संशोधन किया सरकार ने, और ये भाषा जोड़ दी कि 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 1368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू ही नहीं होगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा ही नहीं जाएगा। दोबारा से इन्होंने ये कानून नहीं है की स्थिति ला दी। ये संविधान संशोधन करके सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, अनुच्छेद 13 में क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है बताइए, कि कोई भी कानून शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, यही तो बात लिखी हुई है उसमें। तो जो शून्य और मौलिक अधिकारों की कोई भी बात है, अगर 368 के तहत संविधान संशोधन कर रहे हैं, वह इस पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब दोबारा से वही स्थिति आ गई कि कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन का न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। सरकार की चालाकी देखो, स्थिति वहीं पे वहीं ला दी और सरकार अपनी मनमानी करने लग गई, मनमानी करने लग गई। और इसी बीच एक ऐतिहासिक मुकदमा आया जिसने पूरे संविधान, आज तक उसी के हिसाब से संविधान चला आ रहा है। वो ऐतिहासिक मुकदमा था केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारतीय मामला बनाम केरल राज्य। केशवानंद की भूमि केरल राज्य ने हत्या ली थी, मतलब कब्जे में ले ली थी। कब्जे में ले ली थी तो 24वें संविधान संशोधन को यहां से चुनौती मिली, क्योंकि केशवानंद भारती पहुंच गए अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों को लेकर केशवानंद भारती पहुंच गए, इसे ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। केशवानंद अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में 24वां संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट शांत पड़ा था कि भाई 13 का 4 जोड़ दिया है और इसी कानून के तहत 9वीं अनुसूची में डाला गया है और संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी इसमें, 13 जजों की, 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी और फैसला 6 और 7 से आया। यहां पर सरकार जीत गई, सरकार जीत गई और केशवानंद भारती मुकदमा हार गए। 6-7 से सरकार जीत गई और केशवानंद भारती मुकदमा हार गए। और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हम 24वें संविधान संशोधन को वैध मानते हैं। संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता है, कानून के दायरे में नहीं आता है। संसद को शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद को शक्ति है कि वह संविधान के किसी भाग में, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला है कि कानून के दायरे में संविधान
दायरे में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता है। संसद को शक्ति है कि संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये कोर्ट ने फैसला सुनाया और केशवानंद भारती मामले में ये ऐतिहासिक चीज हुई। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐतिहासिक क्या हुआ? ऐतिहासिक ये हुआ कि कोर्ट ने कहा संसद को किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद अगर ये चाहेगी कि पूरे मूल संविधान को ही बदल दे, मूल संविधान को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन लेकिन कोर्ट ने कहा लेकिन संसद को मूल संविधान के ढांचे को बदलने की शक्ति नहीं है। बदलने की शक्ति नहीं है। और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से निकल के आया। अब मैं आपको बताता हूं मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचे का मतलब है कि सरकार अगर पूरा संविधान बदलना चाहेगी तो वह संशोधन के माध्यम से बदल नहीं सकती। उसमें ऐसे फैसले कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है जो जनहित में हो, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या कहता है। अब मूल ढांचा क्या है, ये संसद, ये न्यायपालिका तय करेगी। न्यायपालिका तय करेगी समय समय पर। न्यायपालिका ने अभी तक किस किस चीज को मूल ढांचा बनाया है कि इनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती? नंबर एक, लोकतंत्र में, कि हमारा देश लोकतंत्र है, संविधान ने लोकतंत्र बनाया है। इसमें संशोधन करके लोकतंत्र को अगर डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं या कोई और तंत्र बनाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। नंबर दो, मूल ढांचे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये मूल ढांचे के अंतर आता है कि इसमें अगर आप संशोधन करोगे तो वो होगा नहीं। किसी भी भाग में आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को शक्ति है कि किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हो, परंतु मूल ढांचे में नहीं कर सकते। अब मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा ये न्यायपालिका तय करेगी समय समय पर। कुछ चीजों को मूल ढांचा बताया है, क्या क्या? लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का कोर हिस्सा। मौलिक अधिकारों का कोर हिस्सा। अब ये कोर हिस्सा क्या है? जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये मैं अभी बताऊंगा। और कोर हिस्से को न्यायपालिका ने बताया है कि हम समय समय पर ये भी बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का कोर हिस्सा क्या है। इनमें संशोधन करके इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। बाकी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जनहित में है तो। मूल ढांचे के, अगर संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करना चाहती है वो संसद नहीं कर सकती। तो यहां पे सरकार की जीत हुई। केशवानंद भारती मामले में केशवानंद हार गए और न्यायपालिका की भी कुछ स्तर पर यहां जीत हुई।
क्योंकि जो असीमित पावर थी संसद की, असीमित शक्ति थी, उसे न्यायपालिका ने सीमित कर दिया। न्यायपालिका ने सीमित कर दिया क्योंकि अब मूल ढांचे के सिद्धांत को लेकर, मूल ढांचे के सिद्धांत को लेकर पहले संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता था, इसलिए संविधान संशोधन को हाथ ही नहीं लगा सकती थी न्यायपालिका। लेकिन जब मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका ने रखा, तो अगर कोई भी संविधान संशोधन अगर मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है तो वो भी शून्य ही होगा, शून्य होगा। ये न्यायपालिका के ऊपर है। इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, फिर न्यायिक समीक्षा होगी, उस संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा होगी और न्यायालय को उचित लगेगा कि यह मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसे बने रहने देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की यहां पे जीत हुई। बच्चों समझ में आ गया? मतलब पहले संविधान संशोधन एक कानून नहीं था, जिसकी वजह से न्यायपालिका हाथ भी नहीं लगा सकती थी संविधान संशोधन को। गोलकनाथ मामले में थोड़ी हिम्मत दिखाई और बता दिया कि संविधान संशोधन कानून ही है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन किया और उसमें सरकार ने पुनः यही स्थिति ला दी कि कानून नहीं है संविधान संशोधन। लेकिन फिर न्यायपालिका ने केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान संशोधन भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अगर वह संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी हमारे लोकतंत्र का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, मौलिक अधिकारों के कोर हिस्से का उल्लंघन करता है, तो वह संविधान संशोधन भी शून्य कर दिया जाएगा। ये हमारे न्यायालय ने कहा और इसी के आधार पर आज तक वही मूल ढांचे का सिद्धांत चला आ रहा है। इसी आधार पर किसी भी मुकदमे को, किसी भी संशोधन को चुनौती दी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आपके आ गया होगा। आर्टिकल 13 ही जड़ है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 13 जड़ है इस मौलिक अधिकार की। अगर आर्टिकल 13 समझ लिया तो मौलिक अधिकारों में कुछ नहीं है, बाकी तो एक लाइन का है, एक एक लाइन में याद करना है। बस आर्टिकल 13 समझ लो प्यारे बच्चों, इसी में थोड़ा जान लगा लो और इसी को समझ लो। फिर बच्चों एक ऐतिहासिक मुकदमा आया, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स मामला आया और मिनर्वा मिल्स मामले की पृष्ठभूमि ये है, बनाम भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स मामले को आपको ध्यान से समझना है और यह मामला भी अपने आप में ऐतिहासिक था, बहुत ऐतिहासिक मामला था। कैसे था ऐतिहासिक? 1980 में, जिसे आयरन लेडी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत एक डिक्टेटरशिप में हो, यहां बार बार चुनाव ना हो, एक अच्छी सरकार हो और देश पर शासन करे। मेरा जो मानना है, जो मैंने उन्हें समझा है संविधान संशोधन के जरिए, क्योंकि 1980 में जब इंदिरा गांधी बैंकों का, जैसे जो प्राइवेट बैंक थी उन्हें सरकारी बनाया गया, ऐसे ही 1980 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया। समझना 1980 तक कैसे पहुंचे हम। 42 में मिनर्वा मिल्स मामले को ध्यान से समझो, एक बार ध्यान से समझो इसे।
42वें संविधान संशोधन किया। 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारी चीजें जोड़ी थी, जैसे 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ऐसे 3 शब्द जोड़े थे। और 300 आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 क्या कहता है बच्चों? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन बोलते हैं आर्टिकल 368। इसमें 368 में 2 खंड जोड़े इन्होंने। 2 खंड कौन कौन से थे? खंड 4 और खंड 5। मतलब 368 4 और 368 5, ये 2 खंड जोड़े। इन खंडों में लिखा गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये क्यों जोड़ा, ये मैं अभी बताता हूं। 368 में 2 खंड जोड़े, खंड 4 और खंड 5। खंड 4 में बोला कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और खंड 5 में बोला कि संसद की शक्ति असीमित है। संसद की शक्ति संविधान संशोधन में असीमित है। ये 2 खंड जोड़ दिए। और एक संशोधन करा इन्होंने अनुच्छेद 31C में। अनुच्छेद 31C, ये 31 संपत्ति का अधिकार है, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे। संपत्ति का अधिकार जो खत्म कर दिया इस समय, कानूनी अधिकार बना दिया। एक अनुच्छेद 31C में धारा 4 जोड़ी, और धारा 4 में कहा यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से समझना, इसे एक एक लाइन को ध्यान से समझना है, यहां से बिल्कुल दिमाग एकदम स्टेबल करो, ध्यान से सुनो। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अगला भाग पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जिसने पहले पढ़ लिया वो जानता होगा। ये राज्य के लिए एक परफॉर्मा है कि राज्य इन आर्टिकलों के तहत प्रावधान कर सकता है। अच्छे अच्छे प्रावधान, जैसे बिहार में शराबबंदी है, जैसे गौ गौ हत्या पर निषेध, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल हैं। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर संसद मौलिक अधिकारों में, अब ये मौलिक अधिकारों पर पहुंच गए कि अब हम इसमें परिवर्तन करेंगे कि ना जड़ ही रहेगी, और जड़ ही खत्म करते हैं कि लोग जा ही ना सके सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन पे सरकार ने सोचना शुरू कर दिया। अगर संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करती है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता।
जब इतनी बड़ी चीज जोड़ दी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, और 368 में दो खंड जोड़ दिए कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो हड़बड़ा गया कि ये क्या कर दिया इन्होंने। अब सरकार की शक्ति असीमित हो गई, कि सरकार की शक्ति असीमित हो गई। इन्होंने बोला कि हम कहीं भी संशोधन कर सकते हैं और संशोधन के लिए तुम न्यायालय नहीं जा सकते। और 31C में भी धारा 4 जोड़ दी कि यदि हम डीपीएसपी में कोई लागू करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं उसके तहत, तो वो कानून भी, उस कानून के लिए भी तुम नहीं जा सकते बिना संशोधन के। तो ये लोगों के लिए बड़ी चुनौती की बात हो गई। अब मिनर्वा मिल्स मामला आता है। 1976 की पृष्ठभूमि हो गई, 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला आता है। मिनर्वा मिल्स एक यह निजी कपड़ा मिल थी, एक प्राइवेट थी। प्राइवेट एक कंपनी थी कपड़ों की, ये प्राइवेट कंपनी थी कपड़ों की, कपड़े बनाने का काम था। जब सरकार राष्ट्रीयकरण कर रही थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, किया था इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बताओ कितनी बैंकों का पहली बार किया था और दूसरी बार कितनी बैंकों का किया था। ये वनडे एग्जाम के क्वेश्चन है। इकोनॉमी पढ़ाऊंगा ना बहुत विस्तार से, देखना इकोनॉमी में, जीवन में आप इकोनॉमी भी नहीं भूलोगे। 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया था, ऐसे ही निजी कंपनी का, एक निजी कंपनी कपड़ा उद्योग की बड़ी कंपनी थी, सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। राष्ट्रीयकरण करके जो उसके मालिक थे, मिल के मालिक थे, मिल के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, भाई ये तो हमारी निजी संपत्ति है और सरकार इसका नेशनलाइजेशन कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है। और सरकार बोल रही है कि हमें असीमित शक्ति है, हम नेशनलाइजेशन के माध्यम से ये हमारी कंपनी को हथिया लेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला एक और सुनाया। ऐतिहासिक फैसला सुनाया एक, क्या था वो फैसला, देखो एक चीज यहां से ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया है कि जब 31C में धारा 4 जोड़ी, अनुच्छेद 31C में धारा 4 जोड़ी, तो सरकार ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार किसी भी मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इस आधार पर सरकार क्या बनाना चाहती थी कि जो डीपीएसपी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से बड़े हैं, ये बनाना चाहती थी सरकार। यही तो बनाना चाहती थी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है यदि डीपीएसपी के तहत कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों पर फैसला सुनाया। एक तो 368 के खंड 4 और खंड 5 दोनों उपबंध शून्य घोषित कर दिए कि तुम्हें असीमित शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति है। संसद को सीमित शक्ति है। सीमित शक्ति कहां तक है कि मूल ढांचे में परिवर्तन कर नहीं सकते तुम लोग, मूल ढांचे का सिद्धांत उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, 368 का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज सुनाई, दूसरी चीज 31C की धारा 4 को, इसे भी शून्य घोषित कर दिया।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे से ऊपर नहीं है। ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक संतुलन के रथ पर खड़ा है। जब आप बच्चों फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद डीपीएसपी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहो, पढ़ते रहो। ये एक संतुलन के रथ पर है। ये एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। इन दोनों में संतुलन बनाकर ही कानून बनाया जा सकता है। कहीं आप डीपीएसपी को छोटा कर दें और फंडामेंटल राइट्स को ऊपर ले लें और कानून बना दें, वो भी सही नहीं है। और कहीं आप फंडामेंटल राइट्स को कमजोर कर दें और डीपीएसपी को श्रेष्ठ बता दें, उसके तहत कानून बना दें, तो वो भी नहीं चलेगा। इन दोनों में संतुलन है और दोनों में संतुलन ही बनाकर कानून बनाया जा सकता है। इतने ऐतिहासिक मुकदमे हुए, इन मुकदमों से क्या परिणाम निकल के आए, अब ये देख लो। परिणाम जो वर्तमान में क्या निकल के आए, अब इतना देख लेते हैं और आपका बहुत बड़ा टॉपिक इस समय खत्म होने वाला है। और ये खत्म हो गया तो मौलिक अधिकारों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मौलिक अधिकारों में। क्या वर्तमान में स्थिति है कि संसद की पावर, संसद की शक्ति सीमित है। इसका मतलब संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। समझ रहे बच्चों? पहले संसद बनना चाहती थी सर्वोपरि। और तीसरी चीज क्या निकल के आई परिणाम में? मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत सरकार नहीं बदल सकती। और चौथी चीज क्या निकल के आई? डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी पूरक हैं फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के। इन दोनों में संतुलन बनाकर ही कानून बनाया जा सकता है। अब हमारे संविधान की पूर्ण रूप से व्याख्या हो गई। इसी के हिसाब से अब हमारा सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे जज भी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाए। आदमी इंसान इंसान ही है, इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे वो न्यायाधीश बन जाए। जैसे बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया। और एनसीईआरटी में एक टॉपिक है करप्शन इन जुडिशरी, उस टॉपिक को लेकर एनसीईआरटी के जो राइटर थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। सभी जानते हैं करप्शन है। करप्शन इसलिए है क्योंकि यह व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई चली आ रही है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आर्टिकल 13 यहाँ पे समझ में आ गया। अगर एक बार आप रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज यही है कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद में ये कहा कि सरकार, संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी वो कानून के दायरे में नहीं होगा, कानून नहीं। सज्जन सिंह मामला आया, यहां रिवाइज कर लेते हैं। सज्जन सिंह मामला आया, इसमें भी कानून नहीं, संविधान संशोधन कानून नहीं। फिर गोलकनाथ मामला आया, गोलकनाथ मामले में बोला कि कानून है,
संविधान संशोधन क्या है? कानून है। केशवानंद भारती मामला आया, इसमें बोला कानून नहीं, संविधान संशोधन कानून नहीं, लेकिन संविधान संशोधन मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। तो यहां से कानून का दायरा हटा के, कानून तो नहीं है संविधान संशोधन, लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता। इससे पहले यहाँ गोलकनाथ से पहले 24वां संविधान संशोधन हुआ था। ये पृष्ठभूमि पूरी आप एक छोटे से उसमें कर सकते हैं। परिणाम मैंने बता दिए। परिणाम वर्तमान में क्या है? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, और संसद की सीमित शक्तियां हैं। सीमित शक्ति है संसद की। ठीक है, कोई भी कानून संसद ऐसा नहीं बना सकती, ना संशोधन से ना कानून के द्वारा, जो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करे। तो संविधान सर्वोपरि है। यहाँ निष्कर्ष ये निकल के आता है। आर्टिकल 13 के बारे में बच्चों हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब आपको ये जो वाद है इनमें भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब हम अपने अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं, आर्टिकल 14। अब ये टॉपिक कुछ नहीं, बस 25 से 30 मिनट का है। इसी टॉपिक में जान लगानी थी, आर्टिकल 13 में ही जान लगानी होती है, और उसी को ध्यान से समझना होता है। वो समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। ठीक है, आर्टिकल 14 बोलता है बच्चों, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता।